हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि हम लोग इस समय क्लास टेंथ इंग्लिश के बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोज पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा जो भी वीडियोज आ रहा है वो क्लास टेंथ के बोर्ड एग्जामिनेशन बेस पर ही है, इंग्लिश के पेपर के बेस पर है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्टिव पैसिव के बारे में डिस्कस करेंगे। हम उन क्वेश्चन को चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में जिन्हें ऑलरेडी बोर्ड एग्जामिनेशन में, जो पीछे के बोर्ड एग्जामिनेशन हुए हैं उन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं और इनमें 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं जिन्हें बार बार साल दर साल रिपीट करके पूछा गया है। तो मैंने इन क्वेश्चन को यहाँ पर चुन कर लाया है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात, बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम है तो आपके और भी जो दोस्त या साथी वगैरह हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं या उनके भी जो साथी हैं तो उन तक इस वीडियो लिंक को जरूर भेज दें, सो दैट वो भी इस वीडियो लिंक के थ्रू अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें और इस टॉपिक को जान सकें, ताकि अपने एग्ज़ाम को भी और प्रॉपर तरीके से दे सकें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या कहा जा रहा है, हमको करना क्या है, पैसेज में चेंज करना है। पहला क्वेश्चन है हु रोड द एप्लीकेशन। तो देखिए जो क्वेश्चन है 2011, 16 और 22 जो लास्ट ईयर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। तो अब ये चीज़ चेंज हो जाए, लेकिन ये जो हु से स्टार्ट किया हुआ है इस हु वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना तो आप सीख ही लीजिए। मुझे जहाँ तक उम्मीद है 7 सेट होते हैं एग्जाम में और 7 सेट में से किसी न किसी सेट में ये हु वाला वाक्य तो डेफिनेटली पूछा जाएगा कि जो भी ऐसा कोई वाक्य होगा जहाँ पर वाक्य का स्टार्टिंग हु से हुआ होगा और उस वाक्य को पैसिव में बदलना होगा। तो मैंने इसका एक वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पर हु वाले वाक्यों को पैसिव में बदलना सिखाया है मैंने, तो आप उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। और यहाँ पर तो मैं इस सेंटेंस को बताऊंगा ही जो ऑलरेडी 3 बार पूछा चुका है। चेंज भी करेगा तो हु से स्टार्ट करेगा, यहाँ पर बस जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को चेंज करके नए सेंटेंस को बनाया जा सकता है, जैसे हु रोड द एप्लीकेशन, हु बीट मी, हु अब्यूज मी। तो इस टाइप के सेंटेंस बन सकते हैं एक्टिव वॉइस की जिनको पैसिव में चेंज करना होगा। तो यदि आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा मैंने बताया था कि जब भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का स्टार्टिंग हु से हो जाए तो उसको जब पैसिव में बदलते हैं तो उसके 2 तरीके होते हैं। तो मैं पहला मेथड बताता हूँ जहाँ पर हु को किस में चेंज करना होता था, बाई होम में। तो ये हो गया बाई होम। अब बाई होम में जैसे बदलते थे तो इसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना होता था। हेल्पिंग वर्ब लिखते थे नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अर्थात ये जो पहला ये ऊपर का सेंटेंस है एक्टिव वॉइस वाला, इसका जो ऑब्जेक्ट है द एप्लीकेशन। अभी भी आपको ऑब्जेक्ट में कन्फ्यूजन, मैं आपको बता दूं कि नकल करने का तरीका। यदि आप बोर्ड एग्जाम में जा रहे हैं और आपको पैसिव बदलना है, क्वेश्चन दिया हुआ तो इतना जान लीजिए ऑब्जेक्ट होगा ही होगा। और ये भी जान लीजिए जो मेन वर्ब गिवन होगा उस मेन वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ही क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो इसमें मैं कई तरीके के केस लाया हूँ जहाँ पर ऑब्जेक्ट को आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मैंने नाउन और प्रोनाउन की बात की, अगर सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस का तो ऑब्जेक्ट है। नाउन अगर किसी के नाम हो गया तो अकेले ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है एडजेक्टिव होता है, पॉजिटिव केस का प्रोनाउन रहता है तो वो नाउन के साथ जुड़ जाता है। तो जहाँ कभी कभी ऑब्जेक्ट जो शब्द होते हैं वो मोर देन 1 वर्ड हो जाते हैं। तो वैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद का शब्द क्या है, द एप्लीकेशन। तो ये हमारा क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट हो गया है। इसको बनाएंगे सब्जेक्ट। और देखिए एप्लीकेशन सिंगुलर है तो हमको हेल्पिंग वर्ब इसी के अनुसार लिखना होगा बाई होम के बाद। और यहाँ पर रोट लिखा गया है, रोट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब पैसिव में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करते हैं, वाज या वर्ब। और देखिए सब्जेक्ट क्या बनेगा, द एप्लीकेशन जो कि सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, वाज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज, बाय होम वाज। अब ये ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, वाज द एप्लीकेशन, वाज द एप्लीकेशन, बाय होम वाज द एप्लीकेशन। देखिए हमने इसको चेंज कर दिया बाय होम में, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, अर्थात हमने इसका भी प्रयोग कर लिया। बचा क्या है फिर पर फिर ये मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में पैसिव में चेंज कर रहे हैं। और आपने पढ़ा होगा पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो रोड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन। और
पैसिव वॉइस में जब हु वाले वाक्य को पैसिव में चेंज करते हैं तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि बाई प्लस ऑब्जेक्ट बाई होम के रूप में पहले ही आ जाता है। तो ये रहा फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड में क्या करते थे, सेकेंड मेथड में कुछ नहीं करना है। ये जो पूरा सेंटेंस आप देख रहे हैं, इस पूरे सेंटेंस को एज इट इज रहने देना है। बस ये जो बाई है, ये जो बाई स्टार्टिंग में दिख रहा है, इस बाई को उठाकर लास्ट में कर देना है, और ये जो होम दिख रहा है, इस होम को हु में ही रहने देना है, अर्थात हु में कोई चेंज नहीं करना है। तो इसका जो सेकेंड मेथड होगा, इसका पैसिव है, इसका ये हो जाएगा हु वाज द एप्लीकेशन, हु वाज द एप्लीकेशन रिटन। मैंने क्या कहा, बाई को कहाँ लिखना है, बिल्कुल लास्ट में। तो रिटर्न तक हमने लिख लिया, अब यहाँ पर लिख लेंगे बाई और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा दो तरीका हो वाले वाक्य को पैसिव में बदलने का। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस में देखेंगे क्या लिखा गया है, वी हेल्प देम इन एवरी वे। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिख रहा है देम, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, तो इसके साथ तो कोई शब्द जुड़ेगा नहीं, क्योंकि प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्टिव केस का है तो वो तो अकेले ही रहना है। तो ऑब्जेक्ट मिल गया देम, इसको क्या बनाएंगे सब्जेक्ट, क्योंकि पैसिव का रूल है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य इंट्रोगेटिव होता है तो पैसिव इंट्रोगेटिव बनता है। यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य अफर्मेटिव है नेगेटिव है तो उसका पैसिव भी अफर्मेटिव है नेगेटिव ही बनता है। तो देखिए ये अफर्मेटिव है तो इसका पैसिव क्या बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, और देम का सब्जेक्टिव किस क्या होता है, दे। तो हमने देम की जगह क्या कर लिया, दे कर दिया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है तो इसको तो सब्जेक्ट बनाएंगे ही, लेकिन सब्जेक्टिव केस भी आना चाहिए। दैट इज वाई हमने देम को किस में चेंज कर दिया है, दे में। अब क्या लिखना होगा, हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए वी के साथ हेल्प लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऐसा कहाँ करते हैं हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट या फिर यू वी दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यहाँ पर हेल्प आया हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया है, और जब पास्ट उसको पैसिव में चेंज करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर यूज हुआ है सब्जेक्ट की जगह दे का, और दे के साथ क्या यूज करते हैं, आर, दे आर। अब सब्जेक्ट क्या, सॉरी हेल्प, मेन वर्ब क्या है, हेल्प। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखना है, पैसिव में थर्ड फॉर्म। तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, हेल्प्ड। दे आर हेल्प्ड इन एवरी वे, इन एवरी वे। तो यहाँ तक हो गया। अब बचा क्या है, ये सब्जेक्ट, इसको क्या बनाना होगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन उसके पहले क्या लिखेंगे, बाई। वी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अस। तो इसका पैसिव क्या बन गया है, दे आर हेल्प्ड इन एवरी वे बाई अस। तो ये रहा इस दूसरे सेंटेंस का पैसिव वॉइस। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस में देखेंगे तो ये सेंटेंस को सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है अभी तक के बोर्ड एग्जामिनेशन में, कंटिन्यूसली पूछा गया है 2012, 13, 14, 15, 18, 19, 22। तो इसकी पूरी संभावना है कि इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को पूछा जाए। तो मैं आपको बता दूं, जब सब्जेक्ट के स्थान पर पीपुल, समवन जैसे शब्दों का प्रयोग हो जिनका ज़्यादा महत्व ना हो, ज़्यादा महत्व किसका हो, ऑब्जेक्ट का हो, तो ऐसे वाक्यों को जब पैसिव बनाते हैं तो इस सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है। सीधे शब्दों में यदि आपको पीपुल शब्द दिखे सब्जेक्ट के स्थान पर, या समवन दिखे, एनीवन दिखे, तो ऐसे शब्दों को जब हम लोग पैसिव बनाते हैं और वो सब्जेक्ट के स्थान पर ऐसे शब्द आए हों तो उनको बाई प्लस ऑब्जेक्ट में नहीं बदलते हैं, अर्थात इनको हटा दिया जाता है। जब इसको पैसिव में बदलेंगे तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एडमायर दिख गया, वर्ब सॉरी मेन वर्ब दिख गया एडमायर। इसके बाद का जो शब्द है फ्रीडम फाइटर्स, तो ये हमारा पूरा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसको बनाएंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तो इसको बनाएंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, फ्रीडम, फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स हो गया। तो देखिए पीपल ऑलवेज एडमायर, तो यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इज एम आर जाएगा पास्ट, सॉरी पैसिव है इसमें। तो फाइटर्स लिखा हुआ है, प्लूरल है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, आर। फ्रीडम फाइटर्स आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है तो एडमायर है, तो एडमायर का थर्ड फॉर्म क्या होता है, एडमायर्ड। तो ये क्या हो गया, एडमायर्ड। फ्रीडम फाइटर्स आर एडमायर्ड, लेकिन हमने एक गलती किया हुआ है, यहाँ पर ऑलवेज लिखा हुआ था, तो यहाँ पर आर के बाद क्या लिखना होगा हमको, ऑलवेज। तो ये इसका पैसिव क्या हो गया, फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड। मैंने बोला कि सब्जेक्ट के स्थान पर बाई है तो यहाँ पर बाई प्लस ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, अर्थात इस पीपल को हटाकर इस पैसिव को यहाँ पर खत्म कर देंगे। पैसिव क्या बन गया इस पूरे सेंटेंस का, फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड। पीपल को हमने हटा दिया है क्योंकि यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट
इस एक्टिव वाइफ के ऑब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व दिया है। तो ये बात क्लियर हो गया। पीपुल, समवन, नो वन, या ऐसे शब्द यदि सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं एक्टिव वाइफ के पैसिव बनाते समय ऐसे शब्दों को नहीं लिखा जाता है, अर्थात बाई प्लस ऑब्जेक्ट में नहीं चेंज करते हैं। तो ये रहा इस गिवन सेंटेंस का पैसिव वाइफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो अगले सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, एन एप्लीकेशन फॉर लीव। अब ये पूरा बन गया है हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखिए एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, फॉर लीव इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा क्या काम करेंगे ऑब्जेक्ट का, तो इसको क्या बनाएंगे सब्जेक्ट। तो ये क्या आ जाएगा, एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन फॉर लीव। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। देखिए एन लग गया तो ऑटोमेटिकली ये सिंगुलर हो गया है। एन मतलब एक होता है तो सिंगुलर है। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए इज प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जब पैसिव में चेंज करते हैं तो इज एम आर के साथ क्या जोड़ देते हैं, बीइंग। तो एन लगा हुआ है तो सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा इज, और इसके साथ क्या जोड़ देंगे, बीइंग। तो ये क्या हो गया, एन एप्लीकेशन फॉर लीव इज बीइंग। अब बीइंग के बाद क्या लिखना होगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है, राइटिंग, और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन, रिटेन। अब बनाएंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो उसके पहले क्या लाएंगे, बाई। और देखिए शीला नाउन है तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है, सीधे नाउन यहाँ पर नाउन को लिख देना है शीला। तो इस गिवन सेंटेंस का पैसिव क्या हो गया, एन एप्लीकेशन फॉर लीव इज बीइंग रिटन बाई शीला। तो आई होप आपको इस गिवन सेंटेंस का पैसिव समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, डू दिस वर्क एट वंस। देखिए इस सेंटेंस को भी 4 बार पूछा गया है, 2007, 13, 11, 13 और 20 के बोर्ड परीक्षा में। तो यहाँ पर देखिए वाक्य का प्रारंभ डू से हुआ है फुल स्टॉप के साथ, अर्थात डू हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब है। और जब किसी वाक्य का प्रारंभ मेन वर्ब अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है तो वो सेंटेंस क्या बनता है, वो बनता है इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों को जब हम लोग चेंज करते हैं, जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, पैसिव में चेंज करते समय सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेट। अब लेट लिख लिया हमने, लेट के बाद क्या लिखना होगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, तो ये हो जाएगा लेट दिस वर्क। अब उसके बाद क्या लिखना होता है, खुद से बी लिखकर वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखना होता है, लेट दिस वर्क बी डन। अब बच्चे शब्द क्या है, एट वंस, तो इसको लास्ट में लिख लेंगे एट वंस। तो ये हो गया इसका पैसिव वॉइस, लेट दिस वर्क बी डन एट, देखिए यहाँ पर एन लिख दिया हूँ गलती से, यहाँ पर क्या होगा एट, लेट दिस वर्क बी डन एट वंस। या फिर देखिए इसका भाव देख लेते हैं, तो इसमें ऑर्डर का भाव दिया जा रहा है। तो जब ऑर्डर का भाव दिया जाता है तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू। अब जैसे लिखते हैं इस पूरे सेंटेंस को यहाँ पर कॉपी कर लिया जाता है भाव के अनुसार। हमने यहाँ पर क्या लिख लिया है, यू आर ऑर्डर्ड टू। अब ऑर्डर टू लिखने के बाद ये पूरा सेंटेंस यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डू दिस वर्क एट वंस। तो ये रहा इस सेंटेंस को 2 तरीके से पैसिव में चेंज करने का तरीका। ये रहा फर्स्ट मेथड। अगर फर्स्ट मेथड ना समझ में आया, ये स्ट्रक्चर बेस्ड था, तो उसके बाद हमने इसके जो सेंस था सेंस बेस्ड पे इसको सेकेंड तरीके से भी पैसिव में चेंज कर लिया है। तो इस सेंटेंस का पैसिव पहला वाला भी हो सकता है, दूसरा वाला भी हो सकता है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, आई नो हिम वेरी वेल। तो देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक के एग्जाम में पूछा गया है। उसको भी छोड़िए, इस क्रिया को देखिए, नो को, ये जो नो वर्ब है, इस नो वर्ब से रिलेटेड कई सेंटेंस पूछे जाते हैं। भले से कुछ सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट को चेंज कर दे, लेकिन नो की वजह से इस वाक्य का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। क्योंकि अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने बताया भी है इसका एक अलग वीडियो बनाकर, कि जब वाक्य में एक्टिव वॉइस के वाक्य में किसका प्रयोग हो, नो का, और पैसिव में क्या हो जाएगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑटोमेटिकली नोन हो जाएगा। तो जब भी पैसिव वॉइस में वर्ब के स्थान पर नोन आता है तो हम लोग प्रीपोजिशन बाय के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं,
टू का प्रयोग करते हैं। तो इसी वजह से यह सेंटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बेसिक रूल तो वही हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा, तो हिम ऑब्जेक्ट मिल गया, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हिम का सब्जेक्टिव किस क्या हो जाएगा, ही। अब देखिए आई के साथ नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इज एम आर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। एक ही के साथ क्या आएगा, इज, ही इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नो का वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, नोन, ही इज नोन। अब बनाएंगे, देखिए ये वेरिएबल का प्रयोग लास्ट में कीजिए, इसके तुरंत बाद नोन के बाद क्या लिखना होगा, टू, ही इज नोन टू, क्योंकि बाय की जगह क्या लिखना होगा, टू, और यहाँ पर आई को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट मी, ही इज नोन टू मी वेरी वेल। अगर आपको नहीं याद तो याद हो दोबारा बता देता हूँ, जब भी पैसिव बनाते समय वर्ब के स्थान पर नोन आ जाए या फिर ओबलाइज्ड आ जाए, तो हम लोग प्रीपोजिशन बाय के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा इफ गिवन सेंटेंस का पैसिव वॉइस। तो अब अगर बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस क्या है, प्लीज कीप टू द लेफ्ट। तो इस सेंटेंस का देखिए स्टार्टिंग किससे किया गया है, प्लीज से उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया है, तो डेफिनेटली ये क्या हो गया है, इम्परेटिव सेंटेंस हो गया है। और मैंने इसका नियम बताया हुआ है कि जब किसी वाक्य किसी इम्परेटिव सेंटेंस में प्लीज शब्द आया हो और ऐसे वाक्य को पैसिव में चेंज करना हो, तो वाक्य क्या स्टार्टिंग किससे करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू से। तो ये क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। और जैसे हमने यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखा, तो यहाँ से प्लीज को हटाकर जो बाकी हिस्सा बचता है, पूरे बाकी हिस्से को इसकी टू के बाद कॉपी कर लेते हैं। तो बाकी हिस्सा क्या है, कीप टू द लेफ्ट। तो ये रहा इफ गिवन सेंटेंस का पैसिव वॉइस। तो इसी साथ बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो अगले सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, हैव दे हेल्प्ड यू। तो देखिए ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव है, तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव बनेगा पहली बात, और इसका स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हुआ है, तो ये जो पैसिव इसका बनेगा, इसका स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब से होगा। तब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वो तो नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो नया सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब हेल्प्ड देखा है, और फिर क्या होता है, यू, ऑब्जेक्टिव के साथ ये बनेगा हमारा सब्जेक्ट, तो यू लिखेंगे। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या था, हैव था, तो हैव का चेंज ऑफ टेंस क्या होता है पैसिव में, हैज बीन या हैव बीन, और यू के साथ हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, हैव का ही प्रयोग करते हैं। हैव और जो इसका बीन शब्द होता है, हैव बीन में जाता है, तो बीन कहाँ पर आता है, सब्जेक्ट के बाद, तो ये क्या हो जाएगा, हैव यू बीन। ये हो गया हैव यू बीन। उसके बाद क्या लिखना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऑलरेडी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये लिख देंगे हेल्प्ड, हैव यू बीन हेल्प्ड। अब देखिए हमने इसको लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, बचा ये सब्जेक्ट, इसको क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, और उसके पहले क्या लिख लेंगे, बाई। हैव यू बीन हेल्प्ड बाई, दे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देम। तो ये रहा इफ गिवन सेंटेंस का पैसिव वॉइस। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस में क्या दिया गया है, ही टीचेज मी इंग्लिश, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो इस सेंटेंस में हमको जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं वो दो मिल गए हैं, एक बार ऑब्जेक्ट मी है, एक बार ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट मिलता है तो उन दोनों ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं एक ही सेंटेंस में, ऐसा करके उस पूरे सेंटेंस को गलत कर देते हैं। हमको ऐसा नहीं करना होता है, हमारी इच्छा होती है चाहे हम लोग एक ही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं, चाहे हम लोग मी को सब्जेक्ट बना लें, चाहे फिर इंग्लिश को बना लें। तो चलिए मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। मान लीजिए अगर हम लोग मी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और मी को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मी का सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। देखिए टीचेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एफ लगा हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव में चेंज क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, आई के साथ क्या लगाते हैं, एम, तो आई एम। अब वर्ब की कौन सा फॉर्म लिखना है, थर्ड फॉर्म। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट, TAUGHT, आई एम टॉट इंग्लिश, बच्चा क्या है, इंग्लिश। अब देखिए ये भी लिख चुके हैं, ये भी लिख चुके हैं, ये भी लिख चुके हैं, बच्चा है सब्जेक्ट, इसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके पहले क्या लिखेंगे, बाई, और एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम। तो ये हो गया इसका फर्स्ट मेथड, जहाँ पर हमने सब्जेक्ट आई को बनाया है। लेकिन अगर कोई क्या करे, इस दूसरे ऑब्जेक्ट इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाए, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए गलती से क्वेश्चन मार्क लग गया, यहाँ फुल स्टॉप होगा, यहाँ भी फुल स्टॉप। तो हमने क्या करना है, इंग्लिश को अगर हमने सब्जेक्ट बना लिया तो ये जगह इंग्लिश। अब जैसे इंग्लिश लिखेंगे, इंग्लिश सिंगुलर है और इसके साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज, इंग्लिश इज। वापस से वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट,
इंग्लिश इज टॉट। अब देखिए हमने इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाया है तो मी बच गया है, तो टॉट के बाद क्या लिख लेंगे, मी। इंग्लिश इज टॉट मी बाई हिम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना ही है तो लिखेंगे बाई हिम। तो अर्थात इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन गलती से भी इन दोनों को एक साथ सब्जेक्ट बनाने की गलती आप लोग मत कीजिएगा। तो ये रहा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पैसिव वॉइस। कुछ और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं एक और वीडियो लाऊंगा पैसिव वॉइस का, सो दैट अगर आपकी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन भी हो तो वो कन्फ्यूजन भी खत्म हो जाए। और साथ ही साथ मैं आपके लिए डायरेक्ट के भी वीडियो ये लाऊंगा जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।